हेलो एवरीवन। सो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर आगे। अब ये क्वेश्चंस आज हम किस तरीके के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एक पार्ट होता है हमारा, और नहीं तो 10% न्यूमेरिकल तो आने 110% श्योर होते हैं। सो बहुत ही ईजी तरीके से हम सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे एंड कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हमारे निकोल प्रिज्म के ऊपर भी। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा दैट इज़ 41 क्वेश्चन क्या है? द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट मेड फॉर क्वार्ट्ज ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई एंड म्यू नोट इज दिस। हमारे पास क्या गिवन है? आपको वेवलेंथ दी गई है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी वेव के लिए। हमें बताना क्या है? हमें बतानी है थिकनेस क्वार्टर वेव प्लेट की। ओके, सो वो हम कैसे बता सकते हैं? क्वार्टर वेव प्लेट की थिकनेस बताने का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? T इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 म्यू नोट माइनस म्यू ई। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। वेवलेंथ आपके पास है, ठीक है, पुट कर देंगे। एंगस्ट्रॉम इन केस नहीं पता, एंगस्ट्रॉम हमारा क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ऑब्वियसली सबको पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नोट भी हमारे पास, म्यू ई भी हमारे पास। सिर्फ हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है एंड सॉल्व करना है। वो आप इजीली कर सकते हो, आई नो। सो हिंट के लिए बता देती हूँ, क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? आंसर इज ऑप्शन बी। आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42 दैट इज अ पोलराइजर एंड एनालाइजर आर ओरिएंटेड सच दैट अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम थ्रू व्हाट एंगल इट शुड बी टर्न दैट इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू 0.25 टाइम मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या किया इसने कि जो आपकी इंटेंसिटी थी हमारी, वो हम जनरली किससे निकालते थे? मालिश लॉ का यूज़ करके, दैट इज़ आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। हमें क्या दिया जाता था? एंगल दिया जाता था, और हमें क्या बतानी होती थी? इंटेंसिटी बतानी होती थी कि भाई कितनी आई है फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी के कंपैरिजन में। लेकिन अब हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास डायरेक्ट इंटेंसिटी ही दे दी उन्होंने, और हमें क्या बताना है? एंगल बताना है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आई की वैल्यू क्या दे दी? 0.25 है मैक्सिमम इंटेंसिटी की, यानी कि 0.25 इंटू आई नोट दैट इज इक्वल्स टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। अब आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25/100। इधर क्या है? कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होगा तो 1/4 कोस स्क्वायर, एंड इधर क्या है? 1/4, तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है कि भाई कोस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है? 1/2। तो ये पॉसिबल अपना कितने पे होता है? 60 डिग्री के ऊपर। 60 डिग्री क्या है? ऑप्शन बी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमें क्या बताना है? द फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस बाय रिटार्डेशन प्लेट बिटवीन ओ रे एंड ई रे फॉर पॉजिटिव क्रिस्टल एंड इवन नेक्स्ट है नेगेटिव क्रिस्टल के। हमें सिर्फ क्या बताना है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस आ रहा है रिटार्डेशन प्लेट में, लेकिन अलग अलग क्रिस्टल का हमसे पूछा गया है। तो जनरली कल भी हमने बात की थी कि क्या होता है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है वो डिसाइड करता है कि आपका क्रिस्टल पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव। सो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या है? म्यू ई माइनस म्यू नोट। अब अगर ये चीज़ पॉजिटिव आई तो इसका मतलब वो क्या है? पॉजिटिव क्रिस्टल। नेगेटिव आई तो वो क्या है? नेगेटिव क्रिस्टल। अब ये नेगेटिव कब आएगी? नेगेटिव आने के लिए इसका मतलब आपका म्यू नोट ज़्यादा है। तो अगर आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? म्यू नोट माइनस म्यू ई भी कर सकते हो, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, बस डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप सिर्फ क्या बात कर रहे हो? मैग्नीट्यूड के डिफरेंस की बात कर रहे हो। सो ये हम लिख सकते हैं। लेकिन जो फेज डिफरेंस होता है वो एग्जैक्टली ये नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ 2π/λ से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब आपका जो फेज डिफरेंस रहने वाला है पॉजिटिव क्रिस्टल के लिए वो कितना होगा?
2 पाई बाई लैम्डा म्यू ई माइनस म्यू नोट, एंड नेगेटिव के लिए म्यू नोट माइनस म्यू ई इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, सो ये रहने वाले हैं हमारे फेज डिफरेंस, जबकि ऑप्शंस में ये गिवन नहीं है। ऑप्शंस आपके रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड सी सेम है, बी एंड डी सेम है, तो ये टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा है। लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, यही ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज डैश वेव ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन। कौन सी वेव है जो हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सो वो है हमारी ऑर्डिनरी वेव। ऑर्डिनरी वेव सेम डायरेक्शन में हो या अलग डायरेक्शन में, सब में सेम वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 46, इसमें डिफरेंट पूछ लिया, तो ऑब्वियसली हमें पता है सेम तो किसकी होती है, ओ वेव की, एंड डिफरेंट किसकी होती है, ई वेव की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ई वेव। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, दैट इज if light is incident on transparent material at polarizing angle of 60 डिग्री, angle of refraction is। हमें क्या गिवन है, आपकी कोई भी लाइट आई ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, वो पोलराइज होगी, पोलराइजिंग एंगल क्या है 60 डिग्री का, हमें बताना क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो वो हम कैसे बता सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP। ठीक है, लेकिन उस चीज़ों को हम यहाँ पे इतना लंबा कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमने उस चीज़ को सोल्व करके एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है, वो क्या है, R प्लस पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे R क्या है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड P क्या है, पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो जब आपको ये पता है कि आपकी लाइट पोलराइज हुई है और आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्शन का एंगल बताना है, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पोलराइजिंग एंगल कितना है 60 डिग्री, तो पुट करेंगे R प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। सो R निकल के हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, सो दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, द वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। सब जानते हैं ऑब्वियसली क्या है, डबल रिफ्रैक्शन की वजह से। सो ये तो इवन बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है इन ओ रे इज एलिमिनेटेड बाय, ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि निकोल प्रिज्म के अंदर, इन निकोल प्रिज्म द ओ रे इज एलिमिनेटेड बाय। सो कहाँ एलिमिनेट होती है, किसकी वजह से एलिमिनेट होती है, तो वो एलिमिनेट होती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये भी हम जानते हैं, क्योंकि हमारे ओ रे की इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता कि वो उस मटेरियल से बाहर आ पाए, तो वो क्या करती है, अंदर ही इंटरनल रिफ्रैक्शन करके अंदर ही रह जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज इन निकोल एक्सपेरिमेंट द कैल्साइट क्रिस्टल लेंथ इज डैश टाइम इट्स ब्रेथ। हम सब जानते हैं ये सब चीज़ें क्या किस में चलती हैं, पैरेललोग्राम में चलते हैं, उनकी शेप पैरेललोग्राम होती है। एंड जनरली अगर बात की जाए तो लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो रहता है वो रहता है 3 टाइम्स। आपकी लेंथ 3 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेथ, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, फॉर ई रे द कैंडला बाल्सम लेयर इज ऑप्टिकली रेयर। आपकी कैंडला बाल्सम की लेयर क्या है, ऑप्टिकली रेयर। इसका मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कम है आपके ई रे के कंपैरिजन में। लेकिन अगर वो कम होता तो हमारी ई रे उसको क्रॉस करके बाहर ट्रैवल नहीं कर पाती। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो उसके लिए डेंसर का काम करती है। सो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो उसके लिए रेयर मीडियम का काम नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है द क्रिटिकल एंगल फॉर ओ रे विद रिस्पेक्ट टू कैंडला बाल्सम इज। ये भी हमने कल पढ़ा था कि आपके जो एंगल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं 69 डिग्री एंड 109 डिग्री। सो जो क्रिटिकल एंगल है आपकी ओ रे के लिए वो भी क्या है, एज यूजुअल 69 डिग्री। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज द प्रिज्म डज नॉट एक्ट एज पोलराइजर व्हेन। आपका प्रिज्म कब काम नहीं करता पोलराइजर का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर ई रे एंड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर ई रे। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो आपका ओ रे के कंपैरिजन में उसके क्रिटिकल एंगल से कम है, ज़्यादा है, या ई रे के साथ, तो वो कब काम नहीं करेगा। तो हमारा प्रिज्म काम नहीं करता जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता है किसके कंपैरिजन में, ई रे के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द प्रिज्म डज नॉट एक्ट एज पोलराइजर व्हेन। आपका प्रिज्म कब काम नहीं करेगा पोलराइजर का? तो हमारा प्रिज्म कब काम नहीं करता? जब आपकी बाहर कौन निकलती है? ई रे। तो अगर आपका क्रिटिकल एंगल, उस इंसिडेंट एंगल उसके क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो इसका मतलब वो काम नहीं करेगी पोलराइजर का। सो इसलिए आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 54, निकोल प्रिज्म कैन एक्ट एज पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर। तो क्या आपका जो निकोल है वो एनालाइजर एंड पोलराइजर दोनों का काम कर सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि आप निकोल से उसको चेक भी कर सकते हो एंड उसको पोलराइज भी कर सकते हो। सो आंसर इज ए, दैट इज ट्रू। सो नेक्स्ट है 55, व्हाट शुड बी मैक्सिमम एंगल बिटवीन द एक्सट्रीम रेज ऑफ इंसिडेंट बीम फॉर निकोल प्रिज्म टू वर्क एज अ पोलराइजर। तो आपकी जो इंसिडेंट बीम के बीच में मैक्सिमम एंगल रहता है अगर आपको एज ए पोलराइजर काम कराना है, तो वो रहता है 28 डिग्री के आसपास। ये कैलकुलेटेड पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर इज कॉल्ड एज। इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? क्या कर रखा है? कोई भी आपके पास वेव थी, पहले आपने पोलराइजर से पास कराई, ठीक है, पोलराइज होगी, फिर एनालाइजर से पास करा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है? दिस इज पोलरोस्कोप। पोलरोस्कोप क्या होता है? जो आपकी वेव को पहले पोलराइज करता है और फिर उसको क्या करता है? एनालाइज। एंड पोलरोस्कोप के अंदर क्या होता है? व्हेन टू प्रिज्म आर क्रोस्ड व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम। अगर आप उनको क्रॉस कर दो, अभी क्रॉस करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली हम इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? मॉलिश लॉ से, I इज इक्वल्स टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। आप क्रॉस करोगे यानी कि 90 डिग्री, थीटा 90 हो गया कोस का, तो इसका मतलब 0, तो इसका मतलब इंटेंसिटी बचेगी नहीं, जो बाहर आएगी वो क्या होगी? 0 इंटेंसिटी। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से रिलेटेड। आई होप समझ आ गए होंगे, लेकिन इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और MCQ क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।